गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ लिया है, एवोल्यूशन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड या टाइम स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड या टाइम स्केल होता क्या है। एक्चुअली जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसको कई सारे एरा, पीरियड्स एंड एपॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। जो लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है उसको एरा में डिवाइड किया गया है, उससे छोटे टाइम स्केल को पीरियड में, और उससे भी छोटे टाइम स्केल को हम एपॉक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में देखेंगे हम एक्चुअली एवोल्यूशन इन टाइम पीरियड्स के दौरान कैसे एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है। तो इसमें हम देखते चलते हैं, जैसे जो टोटल टाइम पीरियड है इसको 6 एरा में डिवाइड किया गया है। एरा कौन कौन से हैं देखिएगा, सबसे नीचे से बात करते चलते हैं। एजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक, तीसरा है प्रोटेरोजोइक, और फोर्थ है आपका पैलियोजोइक, फिफ्थ है आपका मीसोजोइक, और छठा है आपका सीनोजोइक एरा। तो टोटल टाइम पीरियड को क्या किया गया है, 6 एरा में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर इन एरा को पीरियड्स में और पीरियड्स को एपॉक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें डोमिनेटेड फ्लोरा एंड फौना के बारे में आपको शो किया गया है कि इस दौरान कौन से प्लांट्स या एनिमल्स जो है इवॉल्व किए। तो यहाँ पे आपको फौना के बारे में बताया गया सिर्फ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजोइक एरा की। एजोइक, ए का मतलब होता है नो, जोआ का मतलब होता है लाइफ, यानी इस दौरान कोई भी लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं हुआ था, नो लाइफ। फिर दूसरा है आर्कियोजोइक एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ बोलते हैं। इसमें जो लाइफ है वो इनविजिबल फॉर्म में अपीयर हुआ है, यानी नेकेड आई से नहीं दिखाई देता था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे। तो ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक लाइक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था। फिर देखेंगे प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक एरा जो है इसको डिवाइड किया गया है प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में। इस दौरान क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ मैराइन मेटाजोन्स इंक्लूडिंग द स्पॉन्जेज, निडेरियंस, एनीलिड्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। तो इस दौरान जो है कई सारे इनवर्टिब्रेट्स की ओरिजिन हुई थी। मेटाजोन्स इंक्लूडिंग कौन कौन से, स्पॉन्जेज यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरियंस, एनीलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। Scanty fossils and origin of prokaryotes, that is Monera and eukaryotes, Protista, origin of life। इसी दौरान बेसिकली माना जाता है कि ट्रू फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पैलियोजोइक एरा। एक्चुअली ये देखिएगा, जो दूसरा है एज ऑफ मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये इतने लाख साल पहले जो है इवॉल्व हुए थे। तो 4600 मिलियन ईयर एगो यानी 4.6 बिलियन ईयर एगो जो है माना जाता है कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ था इस अर्थ पर। तो ये सब टाइम पीरियड दिए गए हैं। पैलियोजोइक में देखिएगा, पैलियोजोइक एरा जो है इसको हम एरा ऑफ एंशियंट लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया है, टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइम पीरियड में, 6 टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया गया है। पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डेवोनियन, और पांचवा है कार्बोनिफेरस, छठा है पर्मियन। तो पैलियोजोइक एरा को क्या किया गया है, 6 टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया गया, 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान देखिएगा ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला एस्टेब्लिश्ड। प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के दौरान तक जो है सभी इनवर्टिब्रेट्स फाइला जो है इस्टेब्लिश्ड कर गए थे, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुके थे। ट्राइलोबाइट्स, दैट इज स्विमिंग क्रस्टेशियंस व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट टुडे, डोमिनेंट। तो ट्राइलोबाइट्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे
एक तरीके के क्रस्टेशियंस थे। क्रस्टेशिया जो होता है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, बट ये एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान ये पाए जाते थे। आर्डोविशियन पीरियड के दौरान देखेंगे इसको एज ऑफ इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट विथ फर्स्ट जॉ लेस फिशेस, दैट इज ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स अबंडेंट। तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब ये है कि इस दौरान इनवर्टिब्रेटा ग्रुप के जो इनवर्टिब्रेटा ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा संख्या में फ्लोरिश कर गए थे, इवॉल्व हो गए थे, और उन्हीं के इवोल्यूशन से ही आगे चल करके इवॉल्व हुए फर्स्ट कॉर्डेट। तो फर्स्ट कॉर्डेट जो है वो जॉलेस फिशेस ओरिजिनेट हुई। जॉलेस फिशेस या साइक्लोस्टोमा बोलते हैं उसको। साइक्लोस्टोमा जो है उसमें आती है, साइक्लोस्टोमा ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं तो उन वो जॉलेस फिशेस बोलते हैं उनको, उनकी ओरिजिन हुई। नेक्स्ट देखेंगे सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड के दौरान देखिएगा ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस एंड विंगलेस इंसेक्ट्स। तो इस दौरान जो है जॉड फिशेस की ओरिजिन हो गई, मतलब जबड़े के साथ, यानी ग्नाइथोस्टोमेटा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड विंगलेस इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए। विंगलेस इंसेक्ट्स की कैटेगरी को हम बोलते हैं एटेरिगोटा। एटेरिगोटा कहलाता है। टेरिगोटा दैट मींस विंगलेस इंसेक्ट्स इस दौरान इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे डेवोनियन। एज ऑफ फिशेस बोलते हैं इसको, अंडरलाइन करते चलिएगा। आर्डोविशियन एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या गोल्डन एज ऑफ इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। डेवोनियन एज ऑफ फिशेस या गोल्डन एज ऑफ फिशेस बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट दैट इज एम्फीबियंस एंड फिशेस अबंडेंट। जो जिस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश्ड थे, यानी जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, वो उनका गोल्डन एज माना जाता है। और उसी दौरान उस ग्रुप से अगली कैटेगरी उससे इवॉल्व हुई थी। तो जब फिशेस एबंडेंट में थी तो उन्हीं से ही आगे चल करके एम्फीबिया की ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट जो है फिशेस से ही इवॉल्व हुआ था, दैट इज एम्फीबिया। तो डेवोनियन टाइम पीरियड जो है वो गोल्डन एज ऑफ फिशेस माना जाता है, लेकिन उसी दौरान एम्फीबिया भी इवॉल्व किए थे, ओरिजिनेट हुए थे। अगला देखिएगा कार्बोनिफेरस। इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस या गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं। तो जिसमें एम्फीबिया का गोल्डन एज होगा तो उससे अगली कैटेगरी उसी दौरान इवॉल्व हुई होगी। तो एम्फीबिया के बाद क्या इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स। तो यही माना जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड विंग इंसेक्ट्स, ऐसे को टेरिगोटा बोलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड जो है ये गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस माना जाता है। अगला देखेंगे पर्मियन। एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी मैराइन इनवर्टिब्रेट्स लाइक ट्राइलोबाइट्स। तो कई सारे मैराइन इनवर्टिब्रेट्स इस दौरान गायब हो गए, जैसे कि ट्राइलोबाइट्स, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता हुआ क्रस्टेशिया ग्रुप का मेंबर था ट्राइलोबाइट्स, तो वो विलुप्त हो गया। राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट्स। मॉडर्न इंसेक्ट इवॉल्व कर गए एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स। तो मैमल लाइक रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई। अब अगला देखेंगे, अगला हमारे पास हमारा एरा है मीसोजोइक। इसको बोलते हैं एरा ऑफ मेडिवल लाइफ, ठीक है। तो इसमें 3 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। ट्रिसियक है, जुरासिक है एंड क्रिटेशियस है। ट्रिसियक आज से 240 मिलियन ईयर एगो, जुरासिक 195 मिलियन ईयर एगो एंड क्रिटेशियस 135 मिलियन ईयर एगो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिसियक की। ट्रिसियक टाइम पीरियड के दौरान जो है डायनासोर इवॉल्व हुए थे। ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड प्रिमिटिव मैमल्स, फॉर एग्जांपल एग लेइंग मैमल्स हो जाएगा। एग लेइंग मैमल्स यानी प्लेटिपस एकिडना लाइक ऑर्गेन्स का इवोल्यूशन हुआ था। एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस,
जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे वो इस दौरान जो है विलुप्त हो गए, गायब हो गए। जुरासिक एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स बोलते हैं। जुरासिक के नाम से आपको कंफर्म भी हो जाता है, कई सारी मूवी वगैरह आप देखे रहते हैं तो जुरासिक से ये कंफर्म हो जाता है कि जुरासिक जो टाइम पीरियड था वो डायनासोर का युग था। तो देखेंगे ओरिजिन ऑफ एडवांस लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मार्सुपियल, टूथेड बर्ड्स, marsupials, toothed birds यानी archaeopteryx like organisms. Dinosaur become large and reptiles dominant. इस दौरान जो है टाइम पीरियड के दौरान रेप्टाइल्स काफी डोमिनेंट थे, यानी मोस्ट ग्लोरीफाइड ऑर्गेनिज्म में से एक थे, और डायनासोर जो थे वो बड़े साइज के हो चुके थे। यानी इसको जुरासिक को हम गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, या एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स, या गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी बोल सकते हैं। क्रिटेशियस देखिएगा, क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। क्रिटेशियस टाइम पीरियड के दौरान डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए, विलुप्त कर गए। एंड टूथेड बर्ड्स, टूथेड बर्ड्स में आर्कियोप्टेरिक्स आता है, वो भी विलुप्त हो गया। एंड राइज ऑफ फर्स्ट मॉडर्न बर्ड। देखिए रेप्टाइल से ही बर्ड और मैमल की ओरिजिन हुई है, तो रेप्टाइल्स जब विलुप्त हो रहे थे तो उसी से क्या हुआ, मॉडर्न बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। लास्ट एरा है हमारा सीनोजोइक, या इसी को बोलते हैं एज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसको दो टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक पीरियड है आपका टर्शियरी, दूसरा है क्वाटरनरी। अब टर्शियरी टाइम पीरियड को एपॉक में डिवाइड किया गया है। टर्शियरी को 5 एपॉक में डिवाइड किया गया है, 5 एपॉक्स में, दैट इज पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और क्वाटरनरी टाइम पीरियड को 2 एपॉक में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। तो अब 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। टर्शियरी टाइम पीरियड में सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोसीन एपॉक की। राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट्स। प्राइमेट आप जानते हैं ना, मैन, एप एंड मंकी। प्लेसेंटल मैमल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, इनकी ओरिजिन जो है पैलियोसीन एपॉक के दौरान हुआ था। टर्शियरी टाइम पीरियड था और एरा क्या था, सीनोजोइक एरा। इयोसीन में देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल में डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मतलब अलग अलग तरह के प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व हुए इस दौरान। ओलिगोसीन, डिक्लाइन ऑफ एग लेइंग एंड मार्सुपियल्स मैमल्स। इस दौरान ओलिगोसीन एपॉक के दौरान एग लेइंग ऑर्गेनिम्स की संख्या घटने लगी, मार्सुपियल मैमल की संख्या घटने लगी। राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप्स, और इसी दौरान मंकी एंड एप्स का फॉर्मेशन हुआ या इवॉल्व किए ये। मायोसिन देखिएगा, मैमल एट पीक एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन लाइक एप। मैमल्स इस दौरान अपने पीक लेवल पर थे मायोसिन के दौरान, और एवोल्यूशन किसका हुआ, मैन लाइक एप्स, यानी कपी मानो बंदर, मतलब आदमियों के जैसे दिखने वाले बंदर, यानी चिंपांजी गोरिल्ला लाइक ऑर्गेनिम्स का एवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे प्लायोसीन, evolution of primitive mammals man like form from man like apes। तो इसमें मैन लाइक फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, यानी इंसान आदमियों के जैसे दिखने वाले ऑर्गेन जो है इवॉल्व किए किससे, एप्स से। एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स। प्लेस्टोसीन में देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट मैमल्स। इस दौरान जो ग्रेट मैमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे मैमथ, मैमल है ना, हाथी के जैसा दिखने वाला ऑर्गेन था, जिसके टस्क का साइज एलिफेंट से भी बड़ा होता था, और उसका खुद का बॉडी साइज जो है एलिफेंट से भी ज्यादा बड़ा होता था। प्रिमिटिव मैन, कॉमन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। इस दौरान ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर का फॉर्मेशन हुआ। रिसेंट में जो सबसे रिसेंट में है वो है होलोसीन एपॉक। इस दौरान मॉडर्न मैन इवॉल्व हुआ, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। तो
अब देखेंगे, अगर पैलियोसीन एपॉक का टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो 6.5 मिलियन ईयर एगो, Eocene 5.4 million year ago, Oligocene 3.8 million year ago, Miocene 2.5 million year ago, Pliocene 7 million year ago, and Pleistocene 2.5 million year ago। और रिसेंट सबसे ज्यादा है 0.1 मिलियन ईयर अगो जो है वो होलोसीन एपॉक है। अब देखिएगा, इसमें कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा टाइम पीरियड जो है किसका गोल्डन एज माना जाता है। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको एरा, पीरियड्स और एपॉक याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए आप देखिएगा, सबसे पहले एरा को याद करने का एक फार्मूला है, उसको देख लीजिएगा। फार्मूला क्या है? आज अर्चना प्यारी पहली मुस्कान से। आज एजेड, ए जो ही कह रहा है, अर्चना दैट मीन्स आर्कियो जो ही कह रहा है, प्यारी दैट मीन्स प्रो, पीआर से है, दैट इज प्रोटेरोजोइक। पहली पैलियोजोइक, मुस्कान मीसोजोइक, एंड से दैट मीन्स सीनोजोइक। तो ये आपको एरा के नाम याद हो जाएंगे। आज अर्चना प्यारी पहली मुस्कान से, दैट मीन्स हो जाएगा एजोइक एरा, देन है आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा। ये आपको 6 एरा के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, आपको टाइम मतलब आपको पीरियड्स याद करने होंगे। तो पीरियड्स किसमें है? देखिए, एजोइक में कोई नहीं है, आर्कियोजोइक में भी नहीं है, एंड प्रोटेरोजोइक में है, प्री कैम्ब्रियन एरा है, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है, तो एक ही है, तो आप याद कर लेंगे। अब बात करेंगे हम पैलियोजोइक एरा में टाइम पीरियड्स को कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने का जो फॉर्मूला है देखिएगा, चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। देखिए, चमेली दैट मीन्स सीए कैम्ब्रियन, और ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। तो इससे आपको याद हो जाएगा, चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी, दैट मीन्स कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ये आपको टाइम पीरियड याद हो जाएंगे। ये किसके टाइम पीरियड है? पैलियोजोइक एरा के टाइम पीरियड याद हो जाएगा। फिर देखिएगा, मीसोजोइक एरा में आपके पास 3 ही टाइम पीरियड है, तो ये आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ट्रिसियस, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। फिर आपको याद क्या करना है? सीनोजोइक में 2 टाइम पीरियड है, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। तो टर्शियरी एंड क्वार्टनरी के टाइम पीरियड्स में को एपॉक में डिवाइड किया गया है, तो इन एपॉक्स के नाम कैसे याद करेंगे? तो इसको देखिएगा,
इसके लिए आप याद कर लीजिएगा, पीओ मिल्क, पिलाओ पुदीन हरा, दैट इज पी फॉर पैलियोसिन, ई फॉर इयोसिन, ओ फॉर ओलिगोसिन। ठीक है। मायोसिन के लिए एम फॉर मिल्क यानी मायोसिन, पिलाओ PLIO यानी प्लायोसिन, पुदीन हरा यानी प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन। तो प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन ये क्वार्टनरी टाइम पीरियड के अप्रॉक्स हैं। ठीक है। पीओ मिल्क पिलाओ, ये यानी कि ये 5 टाइम पीरियड आपको ऐसे ही सीक्वेंस से याद करना है कि टर्शियरी में 5 टाइम पीरियड पर टर्शियरी टाइम पीरियड को 5 एपॉक में डिवाइड किया गया है, 5 एपॉक्स में, एंड क्वार्टनरी टाइम पीरियड को 2 एपॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब साथ के साथ नाम लिख लेंगे तो उसमें से पहले 5 जो होंगे वो टर्शियरी के होंगे और आखिरी के जो 2 होंगे वो क्वार्टनरी के होंगे। तो आप पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, फिर प्लेस्टोसिन है एंड होलोसिन है। तो पीओ मिल्क, पिलाओ पुदीन हरा। ओके। तो ये टाइम पीरियड है, इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल टाइम पीरियड था आपका, जो मैंने आपको इन बिटवीन द लेक्चर नहीं पढ़ाया था, जो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये टॉपिक आपका। फिर देखिएगा, इसी इवोल्यूशन चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ था आपका, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग लॉ है। एक साइंटिस्ट हैं, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं हम हार्डी विनबर्ग लॉ। तो देख लीजिएगा इस लॉ में क्या है। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी remains constant from generation to generation in sexually reproducing organism। तो इन्होंने बताया कि कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर जो है, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी जीन की, वो कांस्टेंट रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। proposed by 2 scientists Hardy and Weinberg, and the law are called the Hardy-Weinberg law। तो इसको 2 साइंटिस्ट ने दिया था, हार्डी एंड विनबर्ग ने दिया था। तो इन्हीं के बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया हार्डी विनबर्ग लॉ। तो इसमें पॉइंट देखेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स टू डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन पे मेंडेलियन जेनेटिक्स का एप्लीकेशन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एंड हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है? Hardy-Weinberg equilibrium that defined the genetic structure of a non-evolving population। Genetic equilibrium क्या होता है देखिएगा, if all other factors remains constant then the frequency of a particular gene and allele will remain constant in a population through generation to generation, and such kind of genetic stability is called the genetic equilibrium। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर सभी जेनेटिक फैक्टर को, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, अगर उनको कांस्टेंट रख दिया जाए तो जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी पर्टिकुलर जीन के एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ देख लीजिएगा। Hardy-Weinberg explained the genes or alleles frequency as well as frequency of individuals of a particular genotype group genotype through a mathematical formula in a large size population inhabiting in stable environmental condition। तो इन्होंने जो है बोला कि sum total of all gene frequency is 1, यानी कांस्टेंट होता है। इन्होंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन में जो सभी टोटल नंबर ऑफ किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है अगर वो पॉपुलेशन लार्ज साइज का है। तो P plus Q इक्वल टू 1 बोला है। सम टोटल ऑफ ऑल जीन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, दैट इज 1। तो P plus Q इक्वल टू 1। तो यहां से हम जो है स्क्वायर आप बोथ साइड करते हैं, दैट इज P plus Q का होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है, अगर हम स्क्वायर आप बोथ साइड कर दें तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस
टू पी क्यू। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू या टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा p plus q is equal to 1, that means sum total of all एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो सभी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है यानी टोटल होता है वो 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा जो अल्फाबेट्स है वो किसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जीन है ए, तो इसका होमोजाइगस एलील जो होगा यानी डोमिनेटिंग फॉर्म में जो होगा वो ए होगा एलिलिक फॉर्म, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है। दैट इज ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसी 3 फॉर्म में ये जीन्स जो है पाया जा सकता है। तो इनका सबका जो सम टोटल होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पी क्या डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन ऑफ अ ट्रेट। किसी भी जीन का जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो क्या है, किसको डिनोट करता है, पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। क्यों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीन ऑफ फर्स्ट ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द पी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स ऑफ जीन पी। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ये इस कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, टू पी क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ देखिएगा इफ द अबव इक्वेशन विथ इट्स कंपोनेंट कंपेयर्ड विद द एल्बनिक ट्रेट, यानी P इक्वल टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन, Q इक्वल टू स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। P स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर होगा यानी ए फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस नॉर्मल इंडिविजुअल, Q स्क्वायर यानी स्मॉल ए स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस एल्बनिक इंडिविजुअल। एल्बनिक जैसे होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है तो स्मॉल ए होगा तभी ये अपीयर होगा। कैपिटल ए होगा दैट इज नॉर्मल होगा स्किन कलर, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा यानी हेट्रोजाइगस होगा दैट इज कैरियर फॉर द एल्बनिक जीन, एंड स्मॉल ए होगा तो क्या होगा, एल्बनिक हो जाएगा। तो टू पी क्यू क्या है, टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस नॉर्मल इंडिविजुअल। नोट में देखिएगा टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन और इंडिविजुअल इट इज नेसेसरी टू हैव एट लीस्ट वन डाटा यानी वन वैल्यू अमंग द टू। दोनों में से कोई एक हमको पता होना चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट का पता हो या रिसेसिव का पता हो, होमोजाइगस डोमिनेंट पता हो या होमोजाइगस रिसेसिव पता हो। तो कोई भी एक डाटा जब हमको पता रहेगा तब हम बाकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव होमोजाइगस। तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो कैपिटल ए, होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो स्मॉल ए, यही पॉसिबल होगा होमोजाइगस कंडीशन में। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव वन। तो कोई भी जीन जो होगा या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन ए इज 4%, तो ए क्या है आपका, बताइए ए क्या है, कैपिटल ए लिखा हुआ है यानी डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 4% है। देन द फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, स्मॉल ए। तो देखिएगा आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो है एक का दिया गया है यानी 4%, ठीक है। तो आप परसेंटेज निकालते हैं 100 में, तो 100 में 4%, तो एक का जो है जैसे P प्लस क्यू आपको बताया गया था 1 होता है, ठीक है।
एक आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी कैपिटल ए आपको दिया गया है। ए क्या दिया गया है? 4% दिया गया है। तो टोटल 100% यानी 1 होगा। 1 को हम 100% कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का जो है 4% कितना आएगा? 0.4 आएगा। ओके, तो 0.4 प्लस Q इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको Q मिल जाएगा 0.6 है, 0.6। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ एलिलिक जीन, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। तो P प्लस Q इक्वल टू 1, तो कैपिटल A प्लस स्मॉल a इक्वल टू 1 होता है। तो कैपिटल A का वैल्यू दिया गया 4%, मीन्स 0.4%, because sum total of all gene frequency is always 1. So capital A plus small a equal to 1. So 0.4 plus small a equal to 1. यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा स्मॉल a equal to 1 माइनस 0.4, यानी यहाँ से आ जाएगा 0.6। तो अब देखिए, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको फार्मूला याद है ना, P प्लस Q का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ आ जाता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो अगर आपको डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी पूछ रही है, तो डोमिनेंट जीन P है। P इक्वल टू आपको क्या दिया है? कैपिटल A दिया गया। तो कैपिटल A की वैल्यू आपको कितनी मिली थी? कैपिटल A की वैल्यू आपको दी गई थी कि 0 यानी सॉरी, कैपिटल A की वैल्यू दी गई थी 4% होता है। तो यहाँ से आपको P स्क्वायर निकालना है ना, यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4% का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16% हो जाएगा, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में डोमिनेटिंग जीन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 16% है। रिसेसिव की Q स्क्वायर होता है, Q स्क्वायर यानी कि स्मॉल a का स्क्वायर। तो स्मॉल a की वैल्यू आपने निकाली थी 0.6, तो अब 0.6 यानी 6% हुआ। 6% मतलब 6 का होल स्क्वायर हुआ, दैट इज 36% हुआ। ये Q स्क्वायर निकल गया। अब आपको हेट्रोजाइगस आपको निकालना है 2PQ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू P कितना था आपका? 4% था। Q कितना था? 6% था। तो यहाँ से आ जाएगा ये 48%। तो आपको सभी जीन की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। डोमिनेंट की 16% है, रिसेसिव की 36% है, और हेट्रोजाइगस की कितनी है? 48% है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी गई हो, तो कोई भी एक जीन फ्रीक्वेंसी आपको दी गई हो, या तो डोमिनेंट की दी गई हो या फिर रिसेसिव की दी गई हो, तो आप बाकी की फाइंड आउट कर लेंगे इसी मेथड से। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या है? श्योरिटी ऑफ हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ कहाँ अप्लीकेबल होगा, किस कंडीशन में अप्लीकेबल होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो देख लीजिएगा। हार्डी-विनबर्ग लॉ इज ओनली applicable in the following condition। पहला है population must be large not small। population का साइज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। population लार्ज साइज का होना चाहिए, तभी वहां पे हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो अप्लीकेबल होगा। ओके, population must be large। दूसरा, must be random mating not selective and free gene flow होना चाहिए। म्यूटेशन मस्ट अकर, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट मस्ट बी अवॉइडेड। तो उस पॉपुलेशन में जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन रिकॉम्बिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड। तो उस पॉपुलेशन में ना ही हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ना जीन रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए कि दो अलग अलग स्पीसीज के जीन्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। या नोट में देखेंगे, free gene flow of third point explain the free movement, that is passing of all genes of a gene pool to next generation from the present generation।
while gene flow or gene migration, fourth point explain immigration or immigration, इसको एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है इवोल्यूशन। अब अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।